कैसे हैं आप सब लोग बेटा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो बेटा अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं बेटा अपना अकाउंटेंसी 12th का सो कॉल्ड सबसे डिफिकल्ट चैप्टर, नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है बेटा, अब तक हमने इस चैप्टर की 2 क्लास कर ली हैं बेटा। पहली क्लास में हम लोगों ने सीखा था कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और दूसरी क्लास में बेटा हम लोगों ने सीख लिया ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स, कि कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में बेटा हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स का ट्रीटमेंट करते हैं। उसके 3 डिफरेंट केस थे बेटा जो हम लोगों ने स्टडी कर लिए। आज भी बेटा हम लोग एक और ट्रीटमेंट सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है बेटा, बट क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं फिर दोबारा से आपसे कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देखिए आपका जो सपोर्ट है वो बेटा हमें मिलते रहना चाहिए, क्योंकि आपका सपोर्ट, आपकी कमेंट्स, ठीक है, आपका मेरी वीडियो को पसंद करना हमें और ज्यादा मोटिवेट करता है और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। आप लोग अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है बेटा उसको जरूर प्रेस कर ले, ताकि आने वाले टाइम में भी आपको मेरी वीडियोस की इंटीमेशन मिलती रहे। ठीक है बेटा, ठीक है। अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी आज की क्लास। तो बेटा ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन में 2 केस बनते हैं। कौन से वाले 2 केस जो हम लोगों ने 11th में भी किए थे? पहला बेटा व्हेन डेप्रिसिएशन इज ट्रीटेड एट चार्ज ऑन असेट्स। ठीक है, जब हम लोग डेप्रिसिएशन को असेट्स पे एक चार्ज मानते थे बेटा, और उस केस में हम लोग क्या करते थे, हम लोग केवल एक ही अकाउंट बनाते थे जिसका नाम था बेटा असेट्स अकाउंट, जिसका नाम था असेट्स अकाउंट। ठीक है, और उस असेट्स अकाउंट में ही, ठीक है, हम लोग अपने असेट्स का बैलेंस भी दिखाते थे, साथ साथ हर साल डेप्रिसिएशन से असेट्स की वैल्यू को कम भी कर देते थे। यानी इस केस में जो हमारा असेट्स अकाउंट बनता है बेटा वो बनता है बुक वैल्यू पे, वो बनता है बुक वैल्यू पे। ठीक है, ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। अब जो दूसरा ट्रीटमेंट था बेटा डेप्रिसिएशन का वो कौन सा था? व्हेन डेप्रिसिएशन इज नॉट ट्रीटेड एज चार्ज on assets, when depreciation is not treated as charge on assets। जब हम लोग बेटा डेप्रिसिएशन को असेट्स पे चार्ज नहीं मानते थे, मतलब हम ये नहीं मानते कि डेप्रिसिएशन से हर साल हमारी असेट्स की वैल्यू घटती है, बट डेप्रिसिएशन तो लगेगा बेटा जब आप किसी भी असेट्स को यूज करोगे, टेंजिबल असेट्स को यूज करते हो प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, तो उससे उसकी वैल्यू में कमी आती है। ठीक है, तो इस केस में बेटा फिर हम लोग क्या कर लेते थे, हम लोग 2 अकाउंट्स बनाते थे। एक था बेटा हमारा असेट्स अकाउंट, और दूसरा था बेटा हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, अब यहां पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का एक और भी नाम है जिसको हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक्यूमुलेटेड या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम क्या करते थे? एक्यूमुलेट का मतलब होता है बेटा स्टोर करके रखना। हर साल हम अपनी असेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाते जरूर थे, उसकी असेट्स की वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगता था, ठीक है, बट उससे हम असेट्स अकाउंट में नहीं दिखाते, बल्कि हम क्या करते हैं बेटा उसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, और जिस डेट पे हमारी असेट्स सेल होती है बेटा उस डेट पे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से
जितना भी उस असेट्स पे जो बेची गई है उस असेट्स पे जितना भी डेप्रिसिएशन बनता है फिर उसको हम असेट्स अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, अदरवाइज हम असेट्स अकाउंट पे डेप्रिसिएशन नहीं लेकर जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि जो असेट्स की वैल्यू जब तक सेल ना हो उसमें कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन वहां पर चार्ज नहीं करते। और इसलिए बेटा ये जो असेट्स अकाउंट है ये बनता है आपका पोस्ट पर, ये बनता है आपका पोस्ट पर। परचेजिंग वैल्यू, जिस वैल्यू पे आपने परचेज किया वही बनी रहती है, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन को असेट्स अकाउंट में शो नहीं करते हैं, उसको हम लोग यहां पर इकट्ठा करते रहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये दो केस हैं जिसमें हमें ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन सीखना है। तो एक एग्जांपल की हेल्प से हम लोग इन दोनों केस को भी बेटा जल्दी से सीख लेते हैं। ठीक है बेटा, तो पहला सबसे पहले करेंगे व्हेन डेप्रिसिएशन इज ट्रीटेड एज चार्ज ऑन असेट्स। तो बेटा डेप्रिसिएशन के ट्रीटमेंट में देखिए ये अपना पहला केस है, केस नंबर 1 व्हेन डेप्रिसिएशन इज ट्रीटेड एज चार्ज ऑन असेट्स। तो इस केस में बेटा आपको किस तरीके का क्वेश्चन दे रखा होगा, कैसे हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे और उससे किस एक्टिविटीज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारा इस एक एग्जांपल में सोल्व हो जाएगा। ठीक है, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या दे रखा होगा, आपकी बैलेंस शीट में नॉन करंट असेट्स, उसमें टेंजिबल असेट्स का बैलेंस दे रखा है मशीनरी 5 लाख और 8 लाख। इसके अलावा नीचे आपको एडजस्टमेंट दे रखी है। एडजस्टमेंट नंबर 1 है डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर ₹80,000, कि इस साल में हमने 80,000 रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज किया मशीन पे। ड्यूरिंग द ईयर एन ओल्ड मशीनरी हैविंग बुक वैल्यू ₹50,000 वाज सोल्ड फॉर ₹20,000। ठीक है बेटा, तो ये आपकी एडजस्टमेंट है। तो इस केस में जब हम डेप्रिसिएशन को चार्ज मानते हैं तो कैसे पता चलेगा, सबसे पहले आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं दे रखा होगा और नीचे बताया गया है कि डेप्रिसिएशन चार्ज किया है आपने मशीन पर। ठीक है, तो उस केस में बेटा हम केवल एक ही अकाउंट बनाते हैं और उस अकाउंट का नाम है असेट्स अकाउंट। उस अकाउंट का नाम है असेट्स अकाउंट, यानी इस केस में हमारा केवल मशीनरी अकाउंट बनेगा, इसके अलावा हमें कोई और अकाउंट नहीं बनाना है। और वो भी किस पे बनेगा बेटा, देखो मैंने यहां लिख दिया है, ये बनेगा आपका बुक वैल्यू पे। किस पे बनेगा बेटा, बुक वैल्यू पे। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी मशीन का। ठीक है, दैट इज 5 लाख। ठीक है बेटा, फिर यहां पे एट द एंड ऑफ द ईयर आप लिखोगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, कितना आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया बेटा, डेप्रिसिएशन चार्ज किया 80,000। ठीक है, तो देखिए अब जब लिखा होता है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, तो बेटा इसमें हर मशीन का डेप्रिसिएशन होता है जो हमारे पास बच गई या फिर जो हमने सेल कर दी। जब मैं स्टूडेंट था बेटा तो मेरे को भी तो लगता था कि जो मशीन हमने ड्यूरिंग द ईयर बेची है बेटा वो भी तो जरूरी थोड़ी ना साल के शुरू में बेची होगी। इट मे भी हमने ड्यूरिंग द ईयर बेची है तो मिड में बेची हो या एंड के आसपास बेची हो, तो क्या वो मशीन नहीं चली होगी, क्या उस मशीन पे डेप्रिसिएशन नहीं लगा होगा, लगा होगा बेटा, डेफिनेटली लगा होगा। ठीक है, बट उस मशीन का भी डेप्रिसिएशन इस 80,000 में ऑलरेडी इंक्लूड है। ठीक है, आपको अलग से अगर क्वेश्चन में गिवन भी हो, ठीक है, तो भी आपको जो मशीन बेची जाती है उसका डेप्रिसिएशन नहीं लिखना है। अगर आपको क्वेश्चन में लिखा होता है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर का मतलब है कि जितना भी डेप्रिसिएशन इस साल बनता है वो सारा हमने चार्ज किया होगा। ठीक है, चाहे बेची गई मशीन पे या फिर जो बैलेंस बच गया। इसके बाद जो मशीन हमारी बिकी है उसका हमें केवल बुक वैल्यू शो करना है बेटा। क्या शो करना है, केवल बुक वैल्यू। और उसकी बुक वैल्यू कितनी थी बेटा, इट वाज 50,000। और 50,000 में से 20,000 में आपने सेल कर दी, तो अब यहां पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 20,000, यानी 30,000 का आपको लॉस हो गया। आप लिखेंगे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, दैट इज 30,000। और उसके बाद आपका फिर भी कितना बैलेंस बच गया एट द एंड ऑफ द ईयर बेटा, वो भी आपको लिखना है। बैलेंस बचा आपका 8 लाख। ठीक है बेटा, तो यहां पे देखिए ये हो गया 9,30,000।
यानी क्रेडिट साइड में जो हम ट्रीटमेंट बता रहे हैं बेटा वो 9,30,000 के एसेट्स का बता रहे हैं, जबकि हमारे पास साल के शुरू में कितनी थी बेटा 5 लाख। अब समझिए 5 लाख में से 80,000 तो आपका डेप्रिसिएशन भी लग गया, तो 420 बचना चाहिए था। 50,000 की बुक वैल्यू हमने सेल भी कर दी, ठीक है, तो इसमें से 50,000 और कम होना चाहिए था, तो हमारी असेट्स का बैलेंस घटना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या हुआ, क्लोजिंग बैलेंस बढ़ गया। वो केवल तभी पॉसिबल है बेटा जब हमने ड्यूरिंग द असेट्स परचेज की होगी, ठीक है, तभी पॉसिबल है कि हमारे पास 8 लाख रुपए बच गया। कब? जब हमने 80,000 के एसेट सेल भी कर, सॉरी 80,000 डेप्रिसिएशन भी लगा दिया और 50,000 के एसेट सेल भी कर दी। तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा बेटा वो निकलेगा परचेज, तो आप लिखेंगे यहाँ टू बैंक अकाउंट, ठीक है, परचेज ऑफ मशीन, बैलेंसिंग फिगर आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे कितना निकलेगा, देखिए यहाँ पे 9,30,000 है और यहाँ पे 5 लाख है, तो ये निकलेगा 4,30,000 रुपए। और आप क्या करोगे, इस अकाउंट को बंद कर दोगे 9,30,000 रुपए से, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं इसका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, और बाकी जो एक्टिविटीज है क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो आपका डेप्रिसिएशन है 80,000 और लॉस ऑन सेल कितना बेटा 30,000। ये दोनों ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड होंगे, ये दोनों ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड होंगे, ठीक है बेटा। कहां पर, नॉन कैश आइटम्स के रूप में, ठीक है। तो ये दोनों तो गए बेटा ऑपरेटिंग में। अब बात करते हैं बेटा यहाँ पे जो बैंक लिखा है, देखिए बैंक यहाँ भी और बैंक यहाँ पर भी। ये बैंक किस चीज का है बेटा, सेल ऑफ असेट्स का है। तो सेल ऑफ असेट्स से हमारे पास पैसा आया होगा, यानी जो 20,000 है सेल ऑफ मशीनरी, उससे तो पैसा आया होगा ना बेटा। बट मशीनरी किस एक्टिविटीज का कंपोनेंट है, इन्वेस्टिंग का, तो वो इन्वेस्टिंग में बेटा ऐड होगी। बट यहीं पे जो 4,30,000 है ये परचेज ऑफ मशीनरी है, और मशीनरी भी परचेज किया तो किसमें आएगा बेटा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ही आएगा, क्योंकि असेट्स नॉन करंट असेट्स इन्वेस्टिंग में आता है, ये इन्वेस्टिंग में लेस होगा, ठीक है बेटा। तो ये किस केस में किया, व्हेन डेप्रिसिएशन इज ट्रीटेड चार्ज ऑन द असेट्स। अब जल्दी से इसका जो सेकंड केस है बेटा, व्हेन डेप्रिसिएशन इज नॉट ट्रीटेड चार्ज ऑन असेट्स, उसका भी एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल करके हम लोग देख लेते हैं कि कहां कहां पर उसका ट्रीटमेंट जाएगा और उस पर क्या ट्रीटमेंट होगा। तो बेटा अब बात करते हैं अपने ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन के सेकंड केस की। व्हेन डेप्रिसिएशन इज नॉट ट्रीटेड एज चार्ज ऑन असेट्स, ये बेटा हमने 11th में डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में पढ़ा था। और अगर आपको याद हो, जब हम लोग डेप्रिसिएशन को असेट्स पे चार्ज नहीं मानते थे तो हम लोग दो अकाउंट बनाते थे। एक अकाउंट का नाम था बेटा असेट्स अकाउंट, और उस असेट्स पे जितना डेप्रिसिएशन लगता था वो हम असेट्स अकाउंट में नहीं लेकर जाते थे, बल्कि एक और अकाउंट बना लेते थे, नाम था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। तो इस केस में हमें दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, असेट्स अकाउंट, ठीक है, जो कि आपका कॉस्ट पे बनेगा। और कॉस्ट पे बनने का रीजन क्या है, कॉस्ट पे बनने का रीजन ये है कि इसमें हम डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं कर रहे। तो जिस कॉस्ट पे हमने परचेज किया था, जब तक असेट्स नहीं बिकती, ठीक है, तब तक वो जब तक ना बिके और ना खरीदी जाए तब तक आपके असेट्स के बैलेंस में कोई चेंज नहीं आता, इसलिए वो हमेशा कॉस्ट पर बनता है। और दूसरा बनेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है बेटा, पहला केस है, ठीक है, अपना इस वाले का कि भाई आपको मशीनरी का बैलेंस दे रखा है, प्रीवियस ईयर का 5 लाख, करंट ईयर का 8 लाख, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 50,000, 80,000, 4,50,000 बैलेंस, 7,20,000। ये आपको बैलेंस शीट की असेट्स में दिया होगा
और ये जो बैलेंस शीट की असेट्स है वहां पे आपको, ठीक है, टेंजिबल असेट्स में आपको नोट नंबर बता रखा होगा और ये नोट टू अकाउंट्स बना के दिखा रखा है। तो ये नोट टू अकाउंट्स है कि भाई हमारे पास मशीन की वैल्यू थी 5 लाख, 8 लाख और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 50,000 और 80,000। तो इस केस में आपके पास कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है। हम लिखेंगे यहां पर टू बैलेंस बीडी और डेबिट में लिख देंगे 5 लाख, ठीक है, और क्रेडिट में कितना बेटा आपका 8 लाख बाय बैलेंस सीडी, ठीक है, यहां पर आप लिख देंगे 8 लाख। अब देखिए बेटा यहां पर डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया ही नहीं और हमारी साल के शुरू में वैल्यू थी मशीन की 5 लाख, साल के एंड में हो गई 8 लाख। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है बेटा जब हमने ड्यूरिंग द ईयर मशीन परचेज की होगी। तो यहाँ पे हम बैलेंसिंग फिगर लगाएंगे, ठीक है, निकाल लेंगे और लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, परचेज ऑफ असेट्स, बैलेंसिंग फिगर, और यहाँ पे आप लिख देंगे 3 लाख। इसका मतलब है कि इस साल हमने 3 लाख की मशीन परचेज की है और इसको 8 लाख से आप बंद कर देंगे। ये लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की। प्रोविजन बेटा हमारा क्रेडिट बैलेंस देता है तो ओपनिंग बैलेंस हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, क्रेडिट साइड में 50,000। साल के शुरू में 50,000 था और साल के एंड में हो गया बेटा 80,000। तो वो कैसे पॉसिबल है? वो तभी पॉसिबल होता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट तभी बढ़ता है जब इस साल में हम डेप्रिसिएशन चार्ज करके इसमें ट्रांसफर करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए यहाँ पे 80 है और साल के शुरू में था 50, कि इस साल हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है कितने का बेटा, 30,000 का, ठीक है। तभी हमारा बैलेंस साल के एंड में कितना हो गया, 80,000। ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया। तो यहां से हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट का पता चलेगा, ठीक है, डेप्रिसिएशन कितना हमने ड्यूरिंग द ईयर चार्ज किया है, और यहां से हमें परचेज का पता चलेगा कि कितनी असेट्स हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेज की है, ठीक है बेटा। अब देखिए ट्रीटमेंट कहां जाएगा, मशीनरी का इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हम क्या करेंगे बेटा, 3 लाख रुपए जो हमने मशीन परचेज की इससे पैसा गया होगा, हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेस कर देंगे। और ये देखिए यहां पर जो डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन कहां जाता है बेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। जो 30,000 है डेप्रिसिएशन का वो हम ऑपरेटिंग में ऐड कर देंगे, ठीक है, नॉन कैश एक्सपेंसेस में, ठीक है। ये 3 लाख परचेज ऑफ मशीनरी लिखेंगे और इन्वेस्टिंग में आप लेस कर देंगे, ठीक है बेटा। तो ये तो इसका पहला केस था। अब इसी केस में अगर मान लीजिए आपको कोई एडजस्टमेंट दे रखी है ड्यूरिंग द ईयर, आपने कोई मशीन सेल की है, तो हम कैसे उसका अकाउंट बनाएंगे और हमारे अकाउंट में क्या क्या चेंजेस आएंगे, कैसे हम लोग उसको ट्रीटमेंट करेंगे, जल्दी से वो भी हम लोग साथ साथ सीख लेते हैं बेटा। तो बेटा अब बात करते हैं अपने व्हेन डेप्रिसिएशन इज नॉट ट्रीटेड एज अ चार्ज ऑन असेट्स, उसके सेकंड केस की, ठीक है बेटा। तो सेकंड केस में क्या है, देखिए क्वेश्चन वही है, आपको मशीनरी का बैलेंस दे रखा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है, बट साथ में यहाँ पर एक एडजस्टमेंट भी दी है बेटा, ड्यूरिंग द ईयर अ पार्ट ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 50,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रुपीज 30,000 वाज सोल्ड फॉर रुपीज 10,000, ठीक है। अब यहां पर देखिए आपको एडजस्टमेंट दी है। अब ये जो बनता है मशीनरी अकाउंट, इसको आप यहां पे लिख लीजिए, ये किस पे बनता है, कॉस्ट पे। तो मशीनरी की जितनी भी कॉस्ट है, चाहे वो बेची गई हो चाहे उनके पास बैलेंस हो, वो सब आपको मशीनरी अकाउंट में दिखाना है, ठीक है। और जितना भी डेप्रिसिएशन चार्ज हो रखा है आज तक, जितना भी डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड हो रखा है, वो कहां पे होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मशीनरी अकाउंट की बात करते हैं, यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, ठीक है, हमारा है 5 लाख,
और इस 5 लाख में ही बेटा वो मशीन जो बेची गई है उसकी कॉस्ट भी इंक्लूड होगी, ठीक है। उसकी कॉस्ट कितनी थी 50,000, तो हमें उस 50,000 का भी ट्रीटमेंट बताना है, कॉस्ट के बराबर ट्रीटमेंट बताना है। कॉस्ट थी 50,000 जिसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है 30,000, तो आप यहां लिखेंगे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 30,000। देखिए मशीन टोटल यहां है 50,000 की इंक्लूड है, ठीक है। उसमें से 30,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगा है बाय बैंक अकाउंट। 10,000 में सेल हुई है, तो इसका मतलब है यहां पे लॉस ऑन सेल हो गया, 10,000, ठीक है। तो जो लॉस ऑन सेल है यहां ये बैलेंसिंग फिगर है। कई क्वेश्चनों में आपको ये बताया होता है कि सेल पे कितना लॉस हुआ है, तो आपका बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर मिलेगा। तो 5 लाख की कॉस्ट में से 50,000 की कॉस्ट बिक गई और उस 50,000 का ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। स्प्लिट करना है कि उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगा है, कितनी में बिकी है, लॉस हुआ है या फिर प्रॉफिट हुआ है, और उसके बाद भी आपके पास बैलेंस बच गया बाय बैलेंस सीडी 8 लाख। तो ये कैसे पॉसिबल है बेटा, ठीक है। देखिए 5 लाख की मशीन थी, 50,000 की कॉस्ट बिकी, तो बेटा 450 होना चाहिए था, बट बैलेंस कितना है अभी भी 8 लाख है। तो इसका मतलब हमने ड्यूरिंग द ईयर असेट्स परचेज की होगी, तो हमारे असेट्स अकाउंट से बेटा वो बैलेंस निकलेगा कि हमने कितनी असेट्स परचेज की है। तो यहां पे आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो यहां पे हमने 3,50,000 रुपए की मशीन ड्यूरिंग द ईयर परचेज की होगी, ठीक है। तो ये 8,50,000 रुपए आप यहां पे बंद कर देंगे। समझ में आया? दोबारा बता देता हूं, 5 लाख रुपए की कॉस्ट हमारे पास साल के शुरू में थी, ओपनिंग बैलेंस लिखो, क्लोजिंग बैलेंस लिखो। 5 लाख की जो ओपनिंग बैलेंस था उसमें से 50,000 की कॉस्ट सेल हुई है, रिमेंबर दिस थिंग। तो हमें ये जो जब हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट दे रखा होता है, तो असेट्स अकाउंट हमेशा कॉस्ट पे बनेगा। तो साल के शुरू में कितनी कॉस्ट थी, उसमें से कितनी कॉस्ट बिक गई और साल के एंड में कितना बैलेंस रह गया, जब हम उसका बैलेंसिंग फिगर निकाला तो वो पता चला कि हमने 3,50,000 की परचेज की होगी, तब निकलेगा आपका बेटा परचेज। क्लियर है? तो यहाँ 50,000 को मैंने स्प्लिट भी किया हुआ है। अब बात करते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब देखिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट बैलेंस देता है बाय बैलेंस बीडी, ये था बेटा 50,000 साल के शुरू में। अब इस 50,000 में बेटा जो हमारी ये मशीन है जो बेची गई है पार्ट ऑफ मशीन 30,000, वो भी तो इंक्लूड होगा नहीं होगा, ठीक है। तो हम जब इस असेट्स की बुक वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, ताकि हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सकें, तो इस 50,000 में से जो असेट्स का डेप्रिसिएशन है वो मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मशीन की कॉस्ट यहां, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट 30,000। 50,000 का ओपनिंग बैलेंस था, 30,000 हमने मशीनरी अकाउंट में भी ट्रांसफर कर दिया ड्यूरिंग द ईयर। फिर भी हमारे पास साल के एंड में बैलेंस बच गया बेटा 80,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 1,10,000। अब ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है अगर हमने ड्यूरिंग द ईयर और डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा। तो यहां पे हमारा हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि बेटा जो हमारी बाकी मशीन चली होंगी उस पे तो डेप्रिसिएशन लगा ही होगा ना, तो ये हो जाएगा 60,000। तो ये 60,000 आपका ड्यूरिंग द चार्ज जो डेप्रिसिएशन हुआ है वो निकल के आएगा बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से जब हमें एडजस्टमेंट देनी बेटा सेम ट्रीटमेंट होगा हर क्वेश्चन में, आपको सब कुछ यही करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। तो अब यहां से देख लेते हैं हम कि जो वैल्यूज हमारे पास आई है ये हमारी कौन सी एक्टिविटीज पे इफेक्ट डालेगी। तो पहले बात करते हैं जो मशीनरी अकाउंट से है बेटा, मशीनरी अकाउंट से सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की, क्योंकि मशीनरी अकाउंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का कंपोनेंट है, ठीक है बेटा। तो इसमें देखिए 3,50,000 हमने परचेज किया है, तो 3,50,000
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लेस होगा, आउटफ्लो ऑफ कैश है, ठीक है। बट यहीं पे हमें मशीन बेचकर 10,000 रुपए मिला भी है, तो ये जो बेटा 10,000 है ये सेल ऑफ असेट्स है, और सेल ऑफ असेट्स भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आता है, तो ये 10,000 रुपए ऐड होगा किसमें, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। ध्यान रखना है परचेज ऑफ असेट्स और सेल्स ऑफ असेट्स, ये 10,000 दोनों इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के कंपोनेंट है। सेल से पैसा आता है और परचेज से पैसा जाता है। तो ये तो हो गया बेटा कि ये इन्वेस्टिंग इफेक्ट एक्टिविटीज पे क्या इफेक्ट डालेंगे। और बाकी जो इफेक्ट पड़ेगा बेटा इसका पड़ेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पर। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सबसे पहले बेटा जो डेप्रिसिएशन है कितना 60,000, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड होगा, ठीक है, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में। इसके अलावा देखिए लॉस ऑन सेल था, कितना बेटा ₹10,000, ये भी ऐड होगा। कल जब मैंने लास्ट क्लास में आपको ऑपरेटिंग का फॉर्मेट बताया था, तो मैंने आपको बताया था वहां पे बकायदा कि कौन कौन से कंपोनेंट है जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग में आते हैं, और मैंने उसमें बताया था मेन उसमें बेटा 4 है, ठीक है, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल और इंटरेस्ट पेड ऑन बोरिंग्स, ठीक है बेटा। तो देखिए यहां से ये जो निकले हैं ये दोनों ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड होंगे, क्योंकि दोनों के दोनों नॉन कैश एक्सपेंसेस है, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन इन डिफरेंट केस। इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन और कुछ नहीं होता, इसके अलावा और किसी तरीके का कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो आई होप कि मैंने आपको दोनों कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, जब डेप्रिसिएशन को ट्रीट किया जाएगा चार्ज और जब ट्रीट नहीं किया जाएगा एज अ चार्ज, वो मैंने आपको क्लियर कर दी है। फिर भी अगर आपको कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है बेटा, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा आज की क्लास में, मिलेंगे बेटा अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।